दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारा देश मुद्दों का देश है। यहाँ पर मुद्दों की आपके पास कभी कोई कमी नहीं रहती। मीडिया के पास खबरों की कभी कोई कमी नहीं रहती। कमी रहती है जनता के पास। उसके मुद्दे सुनने वाला कोई नहीं होता। नेताओं को तमाम मलाईदार पद चुनाव के बाद मिलते हैं। यहाँ तक कि यदि चुनाव ना भी हो तो मंत्री परिषद का विस्तार होता है। जो लोग नाखुश होते हैं उन्हें खुश करने का एक प्रयास किया जाता है। एक तरीके का पूरा मैनेजमेंट हमारे देश के भीतर इस तरीके का है कि उस पर राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर 2022 का विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियां अभी से चलने लगी। प्रदेश के भीतर इस बात पर अभी से जोर दिया जाने लगा है कि न जाने 10 महीने बाद हवाओं का रुख किधर हो। तो हर पार्टी ऐसे में ये प्रयास करेगी कि हवाओं का रुख अपनी ओर किया जाए। खासतौर पर जो सत्ता पक्ष में होती है पार्टी, वो ये प्रयास करती है कि अपने 5 साल को ही सर्वश्रेष्ठ दिखा करके सत्ता में वापसी की जाए, सत्ता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया जाए। उसका जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उसी के दम पर यदि वो दोबारा सत्ता वापसी करती है तो उसे एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने तमाम पोस्टर्स में योगी के चेहरे को देखा भी होगा। प्रखर राष्ट्रवादी, एक हिंदूवादी नेता, गोरखपुर से 5 बार सांसद, एक जननायक के तौर पर मीडिया के वर्ग के भीतर भी, इसके अलावा भाजपा के भीतर भी उनका इस तरह का एक कद है। लेकिन दोस्तों, हर जगह विरोध होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त में जो संघ के सरसंचालक है दत्तात्रेय जी, और इसके अलावा संगठन मंत्री जो भाजपा के हैं BL संतोष जी, उन्होंने दौरा किया, ये देखने का प्रयास किया कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो किस तरीके से जीता जाए। उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का एक तरीके से प्रयास किया, क्योंकि फसल यदि ताकतवर बनानी है तो उसमें बीज अच्छा डालना पड़ेगा और समय से डालना पड़ेगा। तो उस बीज को कहीं ना कहीं डालने का काम इन्होंने किया और उन कमियों को देखने का प्रयास किया कि क्या कमी है, आखिर कहाँ असंतोष है। क्योंकि भाजपा के भीतर के एक वर्ग में ऐसा, मीडिया के अंदर भी तमाम खबरें आ रही कि ये कहा जा रहा था कि योगी का जो उनकी पार्टियों के कुछ नेताओं से, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से जो संवाद है वो उच्च स्तर का नहीं है। यानी कि कुछ नेता उनकी कार्यप्रणाली से नाखुश थे। यानी कि सीधे तौर पर ये चाहते थे कि गेम चेंज कर दिया जाए, यानी कि गेंद अब इस तरीके से दूसरे पाले में डाल दी जाए कि बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ने के पक्ष में कुछ नेता थे। लेकिन दोस्तों, भाजपा ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगी। उसका एक कारण भी है, और कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदूवादी नेता 5 साल से कोरोना काल के दौरान भी, यदि भाजपा के सबसे एक्टिव नेताओं की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर या फिर अन्य चुनावी कार्यक्रमों में या फिर देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए आपको नजर आए। हालांकि जनता उनसे कितनी सहमत हुई ये तो चुनावी परिणाम बताएगा, और चुनावी परिणाम के इतर जो ज़मीनी हकीकत है वह भी काफ़ी कुछ बयां कर देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास और भाजपा के पास एक इस तरह का एक जादुई एक संगठन है जो उसकी हर मुसीबत में उसका साथ देता है। हर जगह उसके साथ एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह, अड़ी चट्टान की तरह वो खड़ा हो जाता है। और जो संगठन इतना शक्तिशाली हो तो दोस्तों उससे मुकाबला करना वास्तव में विपक्ष के लिए मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष भी हमारे देश में मुद्दा विहीन राजनीति करता है। विपक्ष के नेताओं की यदि बात की जाए तो उनकी ज़मीन भी अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचने पर कभी विवश नहीं होती।
दोस्तों आपने देखा कि कोविड के काल में आरोप तो लगाए गए, चाहे अखिलेश यादव के द्वारा हो या मायावती के द्वारा हो, लेकिन वो ज़मीन पर नज़र नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया में उन्हें दिखाया ना गया। दोनों ही बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका होमवर्क पूरा नहीं था। यदि आपका होमवर्क पूरा नहीं है तो जनता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको मलाईदार कुछ मिलेगा। आपको तो फिर सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो आपकी एक छवि ऐसी बना दी गई है कि आप खलनायक हैं। इसके अलावा आपके काम भी कुछ इस तरह के रहे कि जिस पर ये आरोप लगते रहे कि आपने अपराधियों को संरक्षण दिया। तो दोस्तों ये तमाम बातें हैं जो इन पार्टियों के खिलाफ हुई। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भीतर जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है अरविंद कुमार शर्मा का। आपने इनका नाम कई बार पहले भी सुना होगा, कई बार सुन चुके होंगे, और आप दोस्तों तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल व्यक्ति हैं, यानी कि मोदी जो कुछ करते हैं इनकी राय के बिना नहीं करते। यहाँ तक कि इन्होंने जनवरी में वीआरएस लिया, 2 साल पहले वीआरएस ले लिया। 1988 बैच के ये गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से लगभग 20 साल पहले एक दूसरे आईएएस अधिकारी ने कराई थी, जिनका नाम था हर्षल ब्रह्मभट्ट। उन्होंने मुलाकात कराई और उस मुलाकात के बाद वो करीबी इतनी बढ़ती चली गई कि ये गुजरात सरकार में भी तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे। इसके अलावा दोस्तों मोदी को जब भी कोई समस्या आई उसे सोल्व करने का काम इन्होंने किया। मैं आपको बताना चाहूँगा 1998 का वो दौर जब गुजरात के कांडला में भीषण तूफान से तबाही हुई। इसके अलावा 99 2000 का दौर जब गुजरात सूखे की मार झेल रहा था, 2001 का गुजरात का भूकंप, उन सभी मुद्दों के बाद केशुभाई की सरकार एक तरीके से हिल गई थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस हिली हुई सरकार में और इसके अलावा उपचुनाव में भी गुजरात राज्य के अंदर जितने भी पंचायती चुनाव हुए उनमें पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। प्रदर्शन बेहतर ना होने की वजह से उन पर तलवार लटक रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें इस्तीफा अब देना पड़ सकता है। दोस्तों अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है मनोज मेहता की एंट्री से। मनोज मेहता ने बताया कारवा मैगजीन को दी अपने इंटरव्यू में कि 2001 के करीब की ये बात है। उस वक्त में वो आउटलुक के संपादक हुआ करते थे, आउटलुक मैगजीन के, कि मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी आए। उस वक्त में मोदी जी दिल्ली में हुआ करते थे, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर पूरी सेवा मोदी जी ने की। और आए, उन्होंने कहा कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है संपादक महोदय। तो मैं अचानक चौंक गया, आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, और हुआ भी ऐसा है। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, और जो वहाँ पर उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे उनकी वहाँ से छुट्टी हुई। तो ये समीकरण रहा। और इसके बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी मुलाकात जो हमारे आईएएस महोदय हैं, जिनको इस वक्त में उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने तक की भी बातें चल रही है, श्रीमान अरविंद जी को, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह है कि मोदी के हर काम में ही एक स्पेशलार की तरह अड़े रहे, डटे रहे। जब भी मुसीबत आई तभी इन्होंने साथ दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त में गुजरात में दंगे हुए, पूरे देश में एक वर्ग के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी छवि बन गई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि मोदी को अब कोई भी देश वीज़ा देने को तैयार नहीं था। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री से उस वक्त में पूरी दुनिया एक तरीके से चिढ़ती हुई चली गई थी। ऐसे में दोस्तों 2014 का साल है, देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं आपको बताना चाहूँगा नैन्सी पावेल अमेरिकी एम्बेसडर थी, जो उनको लेकर के अरविंद जी सीधे गुजरात पहुँच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बर्फ़ जमी हुई थी अमेरिका और भारत के रिश्तों में, और मोदी जी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ
इन IAS अधिकारी का रहा। इसके अलावा दोस्तों याद कीजिए आप, वो वक्त जब 2008-9 में लेफ्ट की सरकार बंगाल के भीतर हुआ करती थी। रतन टाटा जी बंगाल के सिंगूर में एक इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों वो इंडस्ट्री लगा नहीं पाए। क्यों नहीं लगा पाई मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका कारण था कि वहाँ पर जो उपजाऊ ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन उस इंडस्ट्री के लगने के बाद जाने का खतरा था, और उस खतरे को देखते हुए वहाँ पर विरोध किया। जो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने विरोध किया, वहाँ के कुछ किसानों ने, तो रतन टाटा ने इंडस्ट्री लगाने का अपना इरादा ही बदल दिया। इसके बाद कहा जाता है कि इन्हें मोदी जी का एक फ़ोन आया कि आप गुजरात में इंडस्ट्री लगाने के लिए बिल्कुल आमंत्रित हैं, आप आइए, मैं आपको कारपेट बिछा करके दूँ। फिर तमाम इंडस्ट्रीज़ गुजरात में सेटअप की गई, और कहा जाता है कि कई जगह गुजरात में ज़मीनी विवाद थे, तो उन्हें सुलझाने का काम भी अरविंद जी ने किया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा आयोजन करती है। उसकी पूरी जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो इनके ही मस्तिष्क की एक उपज बताई जाती है। इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मैं आपको बताना चाहूँगा सशक्त भारत योजना हो, इसके अलावा दोस्तों दूसरी योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, उन तमाम योजनाओं के पीछे जो दिमाग रहा वो अरविंद जी का रहा। ऐसा माना जाता है कि अरविंद जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करते थे जब ये MSME में सचिव थे अपने रिटायरमेंट से पहले, यानी कि इतना रसूख इनका था। यहाँ तक कि दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि जैसा कि इस वक्त में कोविड का पूरा प्रबंधन देख रहे हैं, और कोविड प्रबंधन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रदेश में ये पूरे मैनेजमेंट को कर रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है जो ये जानता है और कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से दो निशाने कहीं ना कहीं लगाए हैं। कहीं ना कहीं योगी के पंख उतरने का भी ये एक कार्य है, एक चक्र है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे दूसरी वजह भी हो सकती है। वजह मैनेजमेंट की भी हो सकती है, और वजह एक शतरंज की चाल की भी हो सकती है। बिना विश्लेषण किए या बिना तथ्यों के किसी बात को कह देना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि एक IAS अधिकारी को केवल इसलिए इनाम दिया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री का करीबी था, उसने पूरा मैनेजमेंट देखा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यदि इसलिए इनाम दिया जा रहा है कि अधिकारी तेज तर्रार है और मैनेजमेंट के सारी बारीकियों से वाकिफ़ है, तो ये हमारे हित में है। और कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बना करके इनको इनाम दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में एक चौंकाने वाला नाम है, जैसा कि हमारे देश के विदेश मंत्री के नाम पर S जयशंकर जी। किसने सोचा था कि ये विदेश मंत्री बन जाएंगे। मोदी सरकार ऐसे ही चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती रही। कई फैसलों से नुकसान हुआ तो कहीं से देश को लाभ हुआ, जैसा कि 370 हटने से देश को लाभ हुआ। चौंकाने वाला फैसला था, किसी को एक अंदाजा भी नहीं था। लेकिन इसके विपरीत यदि आप नोटबंदी की बात करेंगे तो उससे क्या लाभ, हानि हुई, इस पर भी कोई सवाल जवाब होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन दोस्तों यदि बात संगठन के भीतर मतभेद की है तो वास्तव में भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी भी प्रदेश के अंदर साबित हो सकती है, दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों को मलाईदार पद मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें खुशी होने की तो पूरी उम्मीद है, पूरा मज़ा उनको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस प्रदेश से 80 लोकसभा के सांसद चुन करके जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वाराणसी से ही सांसद हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश के भीतर जाति की राजनीति इतनी मजबूत है कि उससे ऊपर उठ करके आप कभी सोच नहीं सकते। पश्चिम के भीतर यदि आप जाएंगे तो जाट मुस्लिम समीकरण आपको जकड़ लेगा। इसके अलावा कहीं ब्राह्मणवाद है तो कहीं ठाकुरवाद है, इसके अलावा कहीं दलित है
तो कहीं अन्य वर्ग हैं। लेकिन उन वर्गों का हित कितना होता है, इस बात पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। कितना विकास 5 साल में हुआ, इस पर बात नहीं होगी। बात होगी इस बात पर कि प्रखर राष्ट्रवादी कौन, प्रखर देशद्रोही। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।